Welcome to FK Super classes. This is second lecture on life processes for class 10th science. In the first lecture, I have discussed what are life processes and I distinguish living organisms from non-living organisms. I explained various processes which are common in living organisms and also discuss autotrophic nutrition. In autotrophic nutrition, I explained photosynthesis, what are the raw materials of photosynthesis, what is the chemical reaction of photosynthesis, how plant receive the raw material for photosynthesis. I also explained in my first lecture chemoautotrophic nutrition. In this second lecture of today's, I will discuss in detail the heterotrophic nutrition. What is heterotrophic nutrition? In heterotrophic nutrition, the organism depend on other organisms for their food. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में तो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना लेता था. हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म जो है अपने खाना के लिए, अपने फूड के लिए वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होगा. When an organism depends on others for food, such a mode of nutrition is called as a heterotrophic mode of nutrition. जब ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड होगा, इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहेंगे? हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. These organisms depend on autotrophs for their nutritional requirements. जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म है, जिस ऑर्गेनिज्म का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, उस तरह के ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के लिए, अपने खाने के ज़रूरियात के लिए, अपने पोषण की आवश्यकता के लिए. एग्जाम्पल, एनिमल्स which eat plants as their food are called herbivores. जो एनिमल प्लांट को खाते हैं, प्लांट जिनका फूड हैबिट है, उस तरह के एनिमल को हम क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस एनिमल. एनिमल which eat other animals as their food are called carnivorous. जो एनिमल दूसरे एनिमल पे डिपेंड है अपने फूड के लिए, अपने खाने के लिए, उसको हम कार्निवोरस कहते हैं. तो कार्निवोरस किस तरह के एनिमल हो गए? वो एनिमल जो फ्लैश खाते हैं उसको हम कार्निवोरस कहते हैं. जो प्लांट्स, पौधे, घास, पत्ती, सब्जियां खाते हैं, उस तरह के एनिमल को हम क्या कहेंगे? हर्बीवोरस. और जो फ्लैश खाते हैं, जो दूसरे एनिमल पे डिपेंड है अपने खाने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कार्निवोरस. और जो दोनों को खाता है, जैसे ह्यूमन बीइंग, उसको हम क्या बोलेंगे? ओमनीवोरस. ह्यूमन बीइंग क्या है? वो फ्लैश भी खाता है और वो साग सब्जी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स भी खाता है. तो ह्यूमन बीइंग कौन से कैटेगरी में आएगा? ओमनीवोरस कहेंगे उस कैटेगरी को. होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन आर ऑल टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. अभी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमने जो अपने फर्स्ट लेक्चर में स्टडी किया है, उसमें खाना वो खुद बना रहे थे ऑटोट्रॉफ्स, और उसमें हमने एक फोटो ऑटोट्रॉफ्स पढ़ा था जहाँ पर फोटोसिंथेसिस के ज़रिए खाना प्रिपेयर हो रहा था, और दूसरा हमने केमो ऑटोट्रॉफ्स पढ़े थे जिसमें जो है एनर्जी ड्राइव किया जा रहा था केमिकली. अब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कौन कौन से कैटेगरीज है? होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन. अब होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और पैरासिटिक न्यूट्रिशन को हम डिटेल में अगले स्लाइड में समझते हैं. लेकिन ये सब जो तीनों है ना, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक, ये सब क्या है? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के ही कैटेगरी हैं. ये हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ही लाई करते हैं.
व्हाट इज सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन किसको कहते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग मटेरियल पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, उसको हम सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में सड़े गले जो फूड्स हैं उस पर जो ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है उसको हम सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिकम्पोजर्स, डेड एनिमल्स को खाते हैं डिकम्पोजर्स, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में। उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा डिकम्पोजर्स का? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। Some organisms feed on dead and decaying organic matter. This mode of nutrition is called saprophytic nutrition. कुछ ऑर्गेनिज्म मरे हुए, सड़े हुए, गले हुए ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहेंगे? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। द फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड आउटसाइड द बॉडी। ये फूड जो है ना सड़ गल करके बॉडी से बाहर ही डाइजेस्ट हो जाता है। बॉडी सिक्रीट करता है जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, और उससे जो फूड है वो आउटसाइड द बॉडी डाइजेस्ट हो जाती है, एंड देन इट इज़ एब्जॉर्ब्ड। एग्जाम्पल क्या है? फंगी आर सैप्रोफाइट्स, मशरूम, ईस्ट, ये सब क्या है? इनका मोड क्या है खाने का? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। In saprophytic nutrition, the organism secretes the digestive juices on the food. Saprophytic nutrition में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है ना वो डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करता है उस डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे, उस फूड पे, जिसकी वजह से वो फूड क्या हो जाता है? डाइजेस्ट हो जाता है आउटसाइड द बॉडी। The food is digested while it is still to be ingested. वो फूड क्या हो गया? डाइजेस्ट हो गया आउटसाइड द बॉडी, अभी ये फूड बॉडी के अंदर नहीं गया है। जिनका सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उस तरह के ऑर्गेनिज्म के अंदर, बॉडी के अंदर वो फूड गया नहीं है, बट इट इज डाइजेस्टेड आउटसाइड द बॉडी। हाउ? बिकॉज the organism secretes the digestive juices on the food. The digested food is then ingested by the organism. जो फूड डाइजेस्ट हो गया है उसको फिर वो ऑर्गेनिज्म जो है ना उसको अंदर लेता है, बॉडी के अंदर उसको इंजेस्ट करता है, उसको खाता है, अपने बॉडी के अंदर लिया। All the decomposers follow saprophytic nutrition. जितने डिकम्पोजर्स हैं जो डेड एनिमल और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं, वो सारे ऑर्गेनिज्म जिसको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं वो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। सम इंसेक्ट्स एग्जाम्पल लाइक हाउस फ्लाइज ऑल्सो फॉलो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो हाउस फ्लाइज हैं, जो घर में मक्खियाँ हैं, वो भी इसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करती हैं, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में आपने क्या समझा कि ये जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं, यहाँ जो फूड है वो बॉडी से बाहर ही डाइजेस्ट हो जाता है, फिर उसको इंजेस्ट करते हैं टू गेट द एनर्जी। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक में क्या होगा कि जो ऑर्गेनिज्म है ना वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, उससे वो फूड लेते हैं और वो अपना फ़ायदा उठाते हैं, और जिससे वो फूड लिया उसको वो नुकसान भी करते हैं। Some organism feed at the expense of another organism and in turn cause harm. This is called the parasitic mode of nutrition. कुछ ऑर्गेनिज्म खाते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पर बैठ करके और उसके अगेंस्ट में उसको हार्म भी पहुंचाते हैं, नुकसान भी पहुंचाते हैं। इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। These parasites live on the body or in the body of a host organism and derive the nutrients directly from the body of the host. ये जो पैरासाइट्स है ना वो बॉडी के ऊपर
भी रह सकता है, बॉडी के अंदर भी हो सकता है। दोनों का एग्जाम्पल देखेंगे। जो बॉडी के ऊपर बैठ करके अपना फूड ले रहे हैं, अपना न्यूट्रिएंट्स ड्राइव कर रहे हैं, उसका भी एग्जाम्पल देखेंगे। और बॉडी के अंदर में भी अगर है तो वहाँ भी वो न्यूट्रिएंट्स ड्राइव कर रहे हैं, वो भी देखेंगे एग्जाम्पल में। तो पैरासाइट्स क्या है कि लिव ऑन द बॉडी और इन द बॉडी ऑफ ए होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड ड्राइव द न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली फ्रॉम द बॉडी ऑफ द होस्ट। और होस्ट से ही वो न्यूट्रिएंट्स को ड्राइव करते हैं डायरेक्टली। Ectoparasites are organisms that live on the skin of a host. Ectoparasites वो ऑर्गेनिज्म है जो होस्ट के स्किन पर रहते हैं, जो बॉडी के ऊपर में है, उसको हम क्या कहेंगे? एक्टोपैरासाइट्स। फ्रॉम विच दे ड्राइव देयर सस्टेनेंस, जहाँ से वो अपना खाना, अपना एनर्जी, अपना न्यूट्रिएंट्स ड्राइव करते हैं। एग्जाम्पल जोंक, लीच। जोंक देखा होगा, आपके पैर पे चढ़ जाएगा, हाथ पे चढ़ जाएगा और वहाँ से वो आपके बॉडी से ही वो ब्लड को चूस लेगा, अपना एनर्जी जो है ड्राइव कर लेगा, अपना न्यूट्रिएंट्स ड्राइव कर लेगा, फूड ले लेगा। और एग्जाम्पल है टिक्स, जिसको हम किलनी, कुटकी, चिचड़ी भी बोलते हैं। तो ये सब क्या है? एक्टोपैरासाइट्स है। ये बाहर से बॉडी के ऊपर आकर के वो अपना फूड ड्राइव कर लेते हैं आप होस्ट से, जिसके बॉडी पे गया उससे वो एनर्जी ले लेते हैं। एंडोपैरासाइट्स आर पैरासाइट्स दैट लिव इन द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ देयर होस्ट। एंडोपैरासाइट्स क्या है? वो पैरासाइट जो बॉडी के अंदर होते हैं, जो टिश्यूज में, ऑर्गन्स में लिव करते हैं, जो टिश्यूज और ऑर्गन्स में रहते हैं। एग्जाम्पल राउंड वर्म एंड हुक वर्म। जो पेट के कीड़े होते हैं, उनको कहाँ से एनर्जी मिल रहा है, कहाँ से फूड मिल रहा है? दे आर एंडोपैरासाइट्स, और वो होस्ट से ही एनर्जी को ड्राइव कर रहे हैं, फूड ले रहे हैं। और कहाँ रहते हैं ये दे लिव इन द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ देयर होस्ट। एग्जाम्पल लीच इज एन एक्टोपैरासाइट्स while ascaris is an endoparasaite। लीच, जोक जो है वो एक्टोपैरासाइट है। एस्केरीज जो हमने राउंड वर्म, हुक वर्म पढ़ा, वो सब क्या है? एंडोपैरासाइट्स हैं। कैस्केटा, अमरबेल जिसको बोलते हैं, ये पैरासिटिक प्लांट है। ये क्या करता है? दूसरे प्लांट पे अपने तना को फैला देता है और उससे वो एनर्जी, उससे वो न्यूट्रिएंट्स ड्रॉ करता है, ड्राइव करता है। तो अमरबेल इज़ अ पैरासिटिक प्लांट। ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ पैरासाइट्स जो हैं सिर्फ एनिमल्स या फिर इंसेक्ट्स नहीं है, प्लांट भी हैं। अमरबेल इज़ अ पैरासिटिक प्लांट, जिसको हम कैस्केटा भी बोलते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, द ऑर्गेनिज्म विच लिव इनसाइड और आउटसाइड another organism, that's called the host, and derive nutrition from it is known as parasite. And this type of mode of nutrition is called parasitic nutrition. For example, cascata, ticks, leech, etc. लीच को हमने यहाँ दिखाने की कोशिश की है। ये लीच के डिफरेंट पार्ट्स हैं। एंटीरियर सकर है, माउथ है, मेल जेनिटल पोर है, फीमेल जेनिटल पोर है, पोस्टेरियर सकर है, एनस है, और ये सेगमेंटल रिसेप्टर ऑर्गन्स हैं। तो लीच इस तरह का होता है। सो दिस इज हाउ द लीच इज लुकिंग। होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ह्यूमन बीइंग भी फॉलो करता है। तो इसको हम डिटेल में समझते हैं कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which animal take their food as a whole is called as holozoic nutrition. In holozoic nutrition, food passes through 5 steps. holozoic nutrition में जो फूड है ना, वो 5 स्टेप्स से होकर के गुजरता है, तब वो जा कर के
जो एनर्जी है, जो न्यूट्रिएंट्स है, वो बॉडी को मिलता है। वो कौन कौन से 5 स्टेप्स हैं? इंजेशन, फूड का अंदर लेना; डाइजेशन, फूड को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करना; एब्जॉर्प्शन, उसको ब्लड में मिक्स करना; एसिमिलेशन, और ब्लड के ज़रिए जहाँ जिसकी ज़रूरत है उस ऑर्गन में उस न्यूट्रिएंट को पहुँचाना; एंड इजेशन, इजेशन जो अनयूज मटेरियल रह गया उसको बाहर निकाल देना। इन 5 स्टेप से सारे फूड गुजरते हैं। इन होलोजोइक न्यूट्रिशन द डाइजेशन हैपेंस इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो डाइजेशन है ना, वो बॉडी के अंदर होगा। अभी सैप्रोफाइटिक में क्या पढ़ा हमने कि डाइजेशन जो ना आउटसाइड द बॉडी हो रहा था, बट इन होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो डाइजेशन होगा वो बॉडी के अंदर होगा। दैट इज आफ्टर द फूड इज इंजेस्टेड। जब हम फूड अंदर बॉडी के अंदर लेंगे तब डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स फॉलो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ज़्यादातर जानदार जो है ना इसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। अब ये 5 स्टेप्स को अच्छे से समझते हैं कि इंजेशन क्या है, डाइजेशन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, एसिमिलेशन क्या है, इजेशन क्या है। इंजेशन, व्हाट इज इंजेशन? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द फूड इज कॉल्ड इंजेशन। वो प्रोसेस जिसके ज़रिए हम खाना को अपने अंदर लेते हैं उसको हम इंजेशन बोलते हैं। खाना का बॉडी के अंदर लेना क्या कहलाया? इंजेशन। Ingestion is the consumption of a substance by an organism. In animals, it normally is accomplished by taking in a substance through the mouth into the gastrointestinal tract, such as through eating or drinking. कोई चीज़ खाते हैं या पीते हैं ना, उसके ज़रिए जो फूड है वो बॉडी के अंदर गया माउथ के ज़रिए। In single-celled organism, ingestion takes place by absorbing a substance through the cell membrane. और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? इंजेशन सेल मेम्ब्रेन के जरिए ही जो है ना एब्जर्व कर लिया जाता है सब्सटेंस को, तो उसी को हम इंजेशन बोलेंगे। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में एब्जर्प्शन ऑफ ए सब्सटेंस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द इंजेशन। और जो मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म है जैसे ह्यूमन बीइंग और एनिमल, वो क्या है? खाना को मुंह के ज़रिए अंदर लिया आपने, खा करके पी करके, तो दैट्स कॉल्ड द इंजेशन। इंजेशन कैन बी रिफर्ड टू एज एन ऑर्गेनिजम्स कंजम्पशन ऑफ ए सब्सटेंस। इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, व्हेन द फूड इज टेकन इन फ्रॉम द माउथ एंड देन masticated and swallowed for further processing is called ingestion. ह्यूमन बीइंग के केस में क्या है? जब खाना को हमने माउथ के ज़रिए चबा करके अंदर लिया उसको हम इंजेशन बोलेंगे। डाइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सब्सटेंस द बॉडी कैन यूज फॉर एनर्जी, टिश्यू ग्रोथ एंड रिपेयर। Digestion is defined as the process of breaking down large insoluble molecules of food into smaller water-soluble molecules which can then be readily absorbed by the body. The breakdown of food into simpler substance, ये क्या कहलाता है? Digestion. The breaking down of large insoluble molecule of food into a smaller water-soluble molecule, इसको हम डाइजेशन बोलेंगे, जिसको ईजिली एब्जर्व बॉडी कर ले। डाइजेशन इज वन अमंग मेनी लाइफ प्रोसेसेस ऑब्जर्व्ड इन नियरली ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डाइजेशन। सिंपल मॉलिक्यूल्स दस ऑब्टेन्ड कैन बी एब्जर्व्ड बाय द बॉडी। जो लार्ज और कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है ना, उसको ब्रेक डाउन करना इनटू ए स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल जिसको बॉडी ईजिली एब्जर्व कर ले, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन। एब्जर्प्शन, एब्जर्प्शन क्या है?
The process of absorption of digested food is called absorption. Digested food का absorption body में क्या कहलाता है? Absorption. Absorption is the process where the digested food molecule are absorbed into the blood stream and then transported to various parts of our body. एब्जॉर्प्शन क्या है कि एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल को ब्लड स्ट्रीम में एब्जर्व होता है और फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को जहाँ पर उसकी ज़रूरत है. इसको हम एब्जॉर्प्शन कहेंगे. मतलब डाइजेस्टेड फूड का ब्लड में मिलना, ये क्या कहला गया? एब्जॉर्प्शन. तो ब्लड में आ गया तो वो चीज़ जहाँ जाना होगा चला जाएगा, जहाँ उस न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वहाँ वो मिल जाएगा. तो एब्जॉर्प्शन क्या है? डाइजेस्टेड फूड का ब्लड में मिलना. Absorption is a process by which the digestive contents are absorbed by the blood and distributed to the rest of the body. The process of absorbing food in the form of nutrients into the blood stream of the body. It is the process of absorbing simple water soluble fragments into blood stream. Assimilation क्या है? अभी हमने डाइजेशन पढ़े, एब्जॉर्प्शन पढ़ा. एसिमिलेशन क्या है? The process of utilization of digested food for energy and for growth and repair is called assimilation. अब जो digested food है उसका यूज होना किसके लिए? एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए. ये क्या कहलाता है? एसिमिलेशन. तो डाइजेस्टेड फूड को एब्जर्व किया ब्लड में और ब्लड से कहाँ उस न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वहाँ पर उसका यूटिलाइजेशन होना क्या कहलाता है? Assimilation. Assimilation is the movement of the digested food molecule into the cell of the body where they are used. For example, glucose is used in respiration to provide energy. Glucose कहाँ यूज होता है? रेस्पिरेशन में. क्यों? एनर्जी प्रोवाइड के लिए. अमीनो एसिड आर यूज्ड टू बिल्ड न्यू प्रोटीन्स. अमीनो एसिड का क्या काम है? नए प्रोटीन्स को बनाना. The process of nutrients being absorbed by each cell of the body in the form of energy. It is the process of carrying absorbed simple molecule to different organs of the body by blood vessel to build complex substance like proteins. तो assimilation क्या समझा हमने? कि ये process है जिसके ज़रिए absorbed simple molecule को डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी में पहुंचाया गया ब्लड वेसल्स के जरिए ताकि एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लाइक प्रोटीन बिल्डअप हो. इजेशन. इजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन. जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो बचे रह गए फूड जिसका यूज नहीं हुआ, उसको बॉडी से बाहर करना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? इजेशन. Egestion is the expulsion of undigested food material from the body through the anus or cell vacuoles. जो undigested food है वो बॉडी से बाहर निकलता है. कैसे? Through the anus or cell vacuoles. It is a voluntary movement which takes place in complex species through the anus and through the cell vacuoles in simple unicellular organisms. Nutrition in amoeba. Amoeba भी holozoic mode of nutrition को follow करता है. देखते हैं processes का. Amoeba is a unicellular animal which follows the holozoic mode of nutrition. The cell membrane of amoeba keeps on protruding into pseudopodia. Pseudopodia क्या है? In biology, the word pseudopods means a temporary growth on a cell that allows it to be mobile, almost like a little foot. Amoeba use pseudopods to move around. Pseudopods क्या है? ये false foot होते हैं. ये एक टेम्पोररी ग्रोथ होता है ऑन अ सेल जिसके ज़रिए अमीबा जो है मूव कर सकता है. अमीबा यूज स्यूडोपोड्स टू मूव अराउंड.
Amoeba surrounds a food particle with pseudopodia and make a food vacuole. तो फूड पार्टिकल्स को स्यूडोपोडिया के ज़रिए जो है इंजेस्ट करता है अमीबा और उसको फूड वैक्यूल में लेके आता है. The food vacuole contains food particles and water. Digested enzymes are secreted in the food vacuole and digestion takes place. Food vacuole में digested enzyme secrete होता है जहाँ digestion होता है. After that, digested food is absorbed from the food vacuole. उसके बाद digestion के बाद क्या होगा कि जो food है that is absorbed. Finally, the food vacuole move near the cell membrane and undigested food is expelled out. और जो undigested food रहा वो food vacuole से बाहर कर दिया. यहाँ पर हमने डायग्राम के ज़रिए न्यूट्रिशन इन अमीबा दिखाने की कोशिश की है. Amoeba feed by holozoic mode of nutrition. It engulfs the food particle using pseudopodia. The process is called phagocytosis. The engulfed food gets enclosed in a food vacuole. As the food vacuole passes through the cytoplasm, digestion, absorption and assimilation takes place. When the food vacuole opens outside, the egestion of undigested food takes place. अमीबा का न्यूट्रिशन हमने यहाँ दिखाया. इंजेशन में फूड पार्टिकल्स को फूड वैक्यूल के अंदर ले रहे थोड़ा स्यूडोपोडिया. अब वो सेकंड में फूड पार्टिकल फूड वैक्यूल में आ गया, यहाँ पर वो डाइजेशन होगा. थर्ड में यहाँ एब्जॉर्प्शन होगा, फिर यहाँ असिमिलेशन हो गया, यहाँ से ये इजेशन हो गया. जो अनयूज्ड फूड रह गए वो यहाँ से निकल गए. तो अमीबा जो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है एंड फूड गोज थ्रू ऑल द 5 प्रोसेसेस: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. ह्यूमन भी जो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है. ह्यूमन्स आर omnivores. They can eat plant based food as well as animal based food. ह्यूमन जो है वो omnivorous है, वो प्लांट बेस्ड फूड भी खाता है और एनिमल बेस्ड फूड भी खाता है. Being more complex, humans have a very complicated nutrition system. ह्यूमन का जो न्यूट्रिशन सिस्टम वो बहुत कॉम्प्लेक्स है एंड कॉम्प्लिकेटेड है. The digestive system has an alimentary canal and associated digestive gland which together function to nourish the food. जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन का उनमें एलिमेंट्री कैनाल है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जो मिल करके न्यूट्रिशन का फंक्शन को कंप्लीट करते हैं, जिससे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलता है, एनर्जी मिलता है. There are 5 stages in human nutrition. चूँकि ह्यूमन बीइंग भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है तो यहाँ पर भी 5 स्टेजेस हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन के: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. सबको हमने डिटेल में आपको पिछले स्लाइड में समझा रखा है. 4 स्टेजेस दैट इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन टेक्स प्लेस इन द एलिमेंट्री कैनाल. जो इंजेशन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है और इजेशन है, ये जो 4 स्टेज है वो कहाँ पर होता है ह्यूमन बीइंग के केस में? एलिमेंट्री कैनाल में. वाइल एसिमिलेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द होल बॉडी. जबकि एसिमिलेशन जो है ना वो पूरे बॉडी में होता है. एसिमिलेशन टेक्स प्लेस इन द होल बॉडी इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज के लेक्चर में हमने हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को समझा. हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन को डिटेल में समझा. होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो फूड है 5 स्टेजेस से होकर के गुजरता है, उन 5 स्टेज हम लोगों ने समझा और ये भी समझा कि ह्यूमन भी जो है
होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। और ह्यूमन में जो न्यूट्रिशन है ना, वो भी 5 स्टेज से होकर के गुजरता है। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ह्यूमन में न्यूट्रिशन कैसे होता है उसको डिटेल में समझेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।